कर रहे हैं हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। दूसरा बयान जिस तरह से बाकी सबके साथ कर रहे हैं हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट बयान को कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह मर जाना कबूल है, मर जाना कबूल है, मर जाना साथ आत्मा तो मरी गई है इनकी, यह अच्छी तरह जान लीजिए। नेताओं की आत्मा मर गई है सभी। हाँ, तो नीतीश की आप करें आत्मा मर गई, मतलब नीतीश के शरीर में बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का वक्त चल रहा है। तो ये मान लें कि नीतीश कुमार के शरीर में बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राण प्रतिष्ठा वाला मामला है और नई प्राण प्रतिष्ठा है, ये राजकीय प्राण प्रतिष्ठा है। कंचना, मैं समझ सकता हूं कि आपको बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है मैं क्या बोलूं, लेकिन भाई इतनी कस्में खाकर नीतीश कुमार अगर दगा देकर जाते हैं तो आरजेडी उसके बाद क्या करेगी? अब 3 महीने बाद 2.5 महीने बाद चुनाव है। अजीत सर, मुझे लगता है कि ये तो मेरा कहना बहुत हार्श होगा, लेकिन भारत रत्न में एक और कैटेगरी बना देनी चाहिए, बयान बदलने की कैटेगरी, अपने ही बयान को भूल जाने की कैटेगरी और फिर नया बयान देने की कैटेगरी। मैं जहां तक देख रही हूँ, पहले केसी त्यागी जी का देखी, पहले तो उन्होंने रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट का कहा बच्चे इसमें नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, और शायद ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार होगा, जिस तरीके से उन्होंने पहली बार आरोप लगाया, भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि एक ट्वीट से सरकार गिर गई। और दूसरा, अभी केसी त्यागी जी का फिर से बयान आ रहा है कि ये इंडिया गठबंधन में समस्या होने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं न्यूज 24 पर देख रही हूँ, तो इतने बयान आ रहे हैं कि काउंट करना भी हमारे लिए अभी मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम उस पल का वेट कर रहे हैं जब नीतीश कुमार जी खुद आधिकारिक तौर पर बोलेंगे या क्या बोलेंगे। हम खड़े हैं, हम जहां थे अंगद की तरह पांव गड़ाए, हम वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर बैठे हैं और हम देखते रहेंगे क्या होता है आगे, और ये बिहार की जनता देख रही है क्या होता है आगे। संतोष जी, क्या खबर है? कुछ डेवलपमेंट है? मुस्कुरा भी रहे बीच में आप पटना से। कांग्रेस को लेकर डेवलपमेंट है कि भाई उसके भूपेश बघेल को भेजा गया है विधायक को खोजने के लिए, उनके विधायक कहाँ हैं। वैसे आपसे बात हो रही थी, उसी दौरान कांग्रेस के एक विधायक से हमारी बात भी हो गई। उसमें 4 लोग साथ रास्ते में हैं, मतलब पूर्णिया की तरफ जा रहे हैं, मतलब टूटहट वहां भी प्रॉब्लम है, टूटहट तोड़ने में परेशानी वहां उनको होगी। कुछ लोग हैं, देखिए अशोक चौधरी जब खुद प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय तो नहीं तोड़ पाए, अब थोड़ा कुछ ऐसे जैसे भागलपुर के विधायक हैं अजीत शर्मा, इस तरीके के कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी असहजता हुई है इन दिनों पार्टी में जो परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता है कि वो लोग इस स्थिति में आए, क्योंकि वहां भी वोट समीकरण है ना, जहां से जीत के आए हैं कांग्रेस के विधायक, वहां MY समीकरण उनको मदद करता है और अपने कास्ट का कुछ वोट लेके विधायक बन जाते हैं। सब भविष्य देखता है ना, वो भविष्य उनको परेशान किए हुए हैं। एक दो इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे। देखिए नीतीश कुमार अभी कल शाम से अभी तक 1000 अधिकारियों का ट्रांसफर कर चुके हैं। नहीं, 1000 थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। कल ये खबर आई थी कि 4-5 दर्जन IAS IPS का ट्रांसफर। वीडियो सीओ सर। अरे 1000 ज्यादा है, थोड़ा कम करिए। अरे मजाक आपको लग रहा है क्या? अरे 525 CO का ट्रांसफर अभी किया है उन्होंने। अच्छा, 387 वीडियो का ट्रांसफर कर दिया सर वो। तो इसको लेकर एक कयास कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ट्रांसफर इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, उसके साथ विधानसभा की। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जिसका रिकमेंडेशन है सर, आरजेडी विधायक का रिकमेंडेशन बहुत CO के लोगों का हुआ था, उसमें हम पता यही करना चाहे कि भाई आपके रिकमेंडेशन जिस CO को किया उसका पोस्टिंग हुआ क्या? कहा उसी का पोस्टिंग हो गया है। तो अब ये भी समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं।
अब मान लीजिए कि जो विधायक रिकमेंड करके दिया कि फलाने सीओ चाहिए, फलाना वीडियो चाहिए, फलाना एसडीओ चाहिए, रात में उसकी पोस्टिंग हो गई आरजेडी कोटा के विधायकों का। तो ये पहले ये सही कुछ लोगों का नाम दिया गया हुआ था ट्रांसफर के लिए, हालांकि नीतीश कुमार जी ही ने उसको रोक दिया था, और कल से हम देख रहे हैं कि वो उनका ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या है मंशा इसके पीछे, वही बता सकते हैं। हाँ, अभी तो नीतीश कुमार आप लोगों को कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संवाद ही नहीं हो रहा, सारे विंडो क्लोज हो गए। लालू जी की तरफ से फोन किया जा रहा है, वो भी नहीं उठा रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है। शिवानंद तिवारी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो खबर आई, शिवानंद तिवारी ने कहा, नीतीश जी ने कहा अभी व्यस्त हैं, बाद में करेंगे। तो नीतीश जी की हॉटलाइन और फोन मोबाइल सारा खुला हुआ है जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी से। तो इसलिए वो उधर आरजेडी में, और कल एक तस्वीर भी आई कि कैसे वहां राजभवन में जब नीतीश कुमार गए थे हाई टी के वक्त, और उनकी बगल की कुर्सी पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा था, तेजस्वी नहीं पहुंचे, और वो कुर्सी पर पर्ची फाड़ कर अशोक चौधरी, जो उनके एकदम खास फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, सखा जो भी हैं, उन्होंने पर्ची फाड़ ली और उसको एक तरह से बत्ती बना के नीचे रख दिया। तो वो लोग तो तय कर चुके हैं। आपका द्वंद्व है कंचना कि आप लोग अभी आखिरी उम्मीद के तौर पर अभी भी बहुत ही सतर्क, सावधान हो कि अपनी तरफ से कुछ ना बोले। नहीं, बोलने का मसला नहीं है, सिर्फ बोलने का मसला नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे पास दो झोली नहीं होती है जिसमें दो झोली में हम दो विकल्प लेकर चले। हमें जनता चुनती है, और लालू जी को जो देश आजकल मानता है कि वो ऐसे नेता है जो कभी झुके नहीं, जो कभी समझौता नहीं किए बीजेपी से, तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और हम कोई ऑप्शन रखते भी नहीं। तो हम जहां पर हैं हम वहीं पर हैं, और जैसे हम काम कर रहे थे और सरकार बढ़िया चल रही है, और आज तक जब तक वो ऐसा कुछ होता नहीं तब तक हम यही कहेंगे कि सरकार चल रही है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। जिसको बीजेपी में उठक पटक मची हो, या यहाँ से दिल्ली से बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है पटना से लोगों को, एनडीए के घटक को बुलाया जा रहा है, उथल पुथल तो एनडीए में मची है कि अगर नीतीश कुमार जी को लाते हैं या नहीं लाते हैं तो और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। समीकरण उनको बैठाना है, हमारा समीकरण एक है, जनता के प्रति जवाबदेही और जनता के प्रति कार्य, हम वो कर रहे हैं। हमें भागने का कोई सवाल नहीं है, और हम ना भागने वाले लोग हैं। नहीं, नीतीश कुमार भाग जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, फिर जनता के प्रति कार्य भी बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार तो भागने के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी जब नीतीश कुमार जी नहीं थे, हमारे 79 विधायक हैं, हर विधायक जो मैक्सिमम अपने लेवल पर काम कर सकता है अपने एरिया में कर ही रहा था। लेकिन हाँ, जरूर सरकार आने के बाद जो बहुत सारे हमारे वादे थे, तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम शिक्षा विभाग में 3 नौकरियां देंगे, हर विभाग में देंगे, वो सारे के सारे एक साथ हो रहा था। और हमने पहली बार देखा कि कोई उप मुख्यमंत्री अपने जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री का इतना ज्यादा इज्जत कर रहा है। हर बात में उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। हर समय, हर पल इतनी सादगी, इतनी इज्जत क्या नीतीश कुमार जी को एनडीए में मिलेगी? मतलब क्या मिलेगी और क्या मिली थी? यही सवाल अब जरा मैं सबसे नीचे, एनके सिंह साहब, सही बात है कि इस बार तेजस्वी यादव की पोस्टरिंग, जो पिछली बार कुछ ऐसा दिखता था, लालू यादव के दखलंदाजी की बात करते थे, इस बार पोस्टरिंग बहुत सकारात्मक रखने की कोशिश की गई। और अभी भी अगर प्रवक्ता, जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो बोल रही है बहुत संजीदगी से। मनोज झा जैसे सीनियर पॉलिटिशियन, राज्यसभा सदस्य भी बहुत बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कंफ्यूजन दूर करें, मतलब आरजेडी को मौका नहीं दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार चले। तो आपने कहा कि बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार की, वो तो व्याख्या की। नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? उनको भी पता होगा जब सब लोग करें यूज एंड थ्रो का मामला होगा नीतीश कुमार के लिए, 2025 तक की जरूरत 3 महीने बाद तक की है, 25 के पहले क्या होगा? अभी पूरे इस चर्चा का निचोड़ ये है, जो अब मैं भी, मेरा दिमाग चक्कर खा गया है कि कुल मिला के नीतीश जा क्यों रहे हैं, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन उसके पीछे एक ही चीज नजर आती थी कि कहीं ना कहीं ये जो ललन सिंह ने किया था, एक वर्ग था जो कि पार्टी नीतीश कुमार के इस स्टाइल के खिलाफ था, और वो मानता था कि हम आरजेडी के साथ जाके बहुत दूर तक सरवाइव नहीं करेंगे, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहना चाहता था, या एक दूसरा वर्ग था जो आरजेडी के साथ रहना चाहता था। इसमें 2 वर्ग हैं आरजेडी में, जो एक समझता है कि हम कंफर्टेबल रहेंगे बीजेपी के साथ चुनाव में भी, और बोलिए।
नहीं ठीक है, और बोलिए। दूसरा ये है जो कि आरजेडी के साथ इस समय अपने स्टॉक को समझता है कि काफी ऊपर जाएगा। ये दो वर्ग थे। ललन सिंह ने एक ये कन्विंस कर लिया कि नहीं, लालू के साथ ये बेटर रहेगा, और नीतीश को इसका उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क ने ये बताया कि हाँ, ये एक प्रयास चल रहा है कि आपके बरक्स ये लालू के साथ ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश को ये लगा कि कहीं पार्टी स्प्लिट ना कर जाए, इसके लिए उन्होंने पहला काम किया कि पार्टी को सीधे ऑफिशियली कब्जे में लो। ये पहली शर्त थी, वो लिहाजा वो उन्होंने पार्टी को अपने कब्जे में लिया और वो हट गए, क्योंकि अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो नीतीश करेंगे। और दूसरा ये कि अगर बीजेपी का साथ रहेगा तो फिलहाल ये तो निकल जाएगा 2024 में, हम कंफर्टेबल कुछ ले आके, और उसके बाद 25 में भी अगर सब कुछ सही ना, वरना एक नीतीश को गवर्नर बना के केंद्र में लेके और नीतीश उस पर कंफर्टेबल हो सकते हैं, और तब बीजेपी को वो पूरा शेयर जेडीयू का जो एक वोट का चंक है और नीतीश के इस ब्रांड का, देखिए कुछ भी कहिए, नीतीश का वोट सच में रूटलेस वॉन्डर है। एक बार प्रणब मुखर्जी ने मुझसे कहा था कि मुझे तो लोग रूटलेस वॉन्डर कहते हैं, तो नीतीश भी रूटलेस वॉन्डर है, कोई माउथपेस नहीं है, लेकिन 15% वोट लेके ये आदमी 18 साल से शासन कर रहा है, जबकि 30% वोट लेके लालू कहीं भी नहीं है। तो इसकी वजह क्या है कि वो ये अचानक चेंज करना, और वो चेंज करना फिर से एक ये हो सकता है कि अब इसकी लॉन्जेविटी ये रहेगी कि 25 तो हमारा निकल ही जाएगा, 25 के बाद हम कहीं अब भगवान चाहे तो कहीं ताकि आराम से बढ़िया जगह की गवर्नर बन के आराम से रहेंगे। तो ये कैलकुलेशन हो सकता है जो शायद लालू के साथ उतना कंफर्टेबली नहीं कर सकते थे। जी, अब यही सवाल एक आप लोगों से, और मैं ये भी, चूंकि ये शो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर किसी को जल्दी हो तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 10-15 मिनट और कुछ खबरों का इंतजार कर रहा हूं। यही सवाल यूसुफ आपसे और उसके बाद अशोक जी आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? बीजेपी क्यों नीतीश कुमार को चाहती है? इसको लेकर, हाँ वही, नीतीश कुमार क्यों बीजेपी की जरूरत है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2024 का चुनाव और बिहार में बीजेपी को डर, लेकिन नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं इसकी व्याख्या यूज एंड थ्रो बीजेपी करेगी, लेकिन क्या है नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा होगा, तो क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार? यूसुफ, देखिए, नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल करियर है वो पीक पर अपने पहुंच चुका है। वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ आए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में उन्हें, जिसकी शुरुआत उन्होंने खुद की थी, शायद वो ताकत उन्हें नहीं दिखती है कि साहब इंडिया गठबंधन कुछ करके सत्ता में आया तो उनकी कोई गुंजाइश बचती है वहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए। उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि उन्हें बीजेपी के साथ उससे इस तरह की डील मिल रही हो कि भाई 2024 में उनको सेंट्रल कैबिनेट में ले लिया जाएगा या कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, और आगे चलकर, क्योंकि 2024 बीजेपी जीतेगी तो कम से कम 2029 तक बीजेपी रहेगी। इस बीच 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, बीच में रोक रहा हूं, शिवानंद तिवारी की तरफ से एक बयान आया है, ब्रेकिंग न्यूज सामने चल रहा है कि क्या पापी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो एक तरह से देखें कि आरजेडी की तरफ से, शिवानंद तिवारी की तरफ से पहली बार इस तरह की तल्ख प्रतिक्रिया हुई है कि पापी बनना चाहते हैं क्या नीतीश कुमार। मैंने अभी जिक्र किया कि शिवानंद तिवारी को ड्यूटी लगाई गई थी शायद कि आप संवाद का रास्ता खोलिए, नीतीश कुमार से बात करिए, लेकिन नीतीश कुमार ने शिवानंद तिवारी को वक्त नहीं दिया और कहा व्यस्त है, बाद में बात करेंगे। अभी उनका बयान आया और ये बयान अब फाइनल की दिशा में है। क्या पापी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार? इसको स्क्रीन पे डालिए जो बयान आया। जी यूसुफ, आप बात पूरी करें अपनी। जी, तो मुझे लगता है कि जो बात अभी एनके सिंह जी भी कह रहे थे कि जो लॉन्जेटिविटी है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की, वो अब खत्म होती दिख रही है। 2025 में अगर वो आरजेडी के साथ रहते तो 2025 में चर्चा ये थी कि उन्हें शायद सत्ता तेजस्वी को सौंपनी है और खुद केंद्र में बड़ी भूमिका वो देख रहे हैं अपने लिए। तो उस लिहाज से अगर देखें तो उन्हें ये लगा होगा, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से जा रहे हैं, तो यही मान के हम आकलन कर रहे हैं। तो उन्हें ये लगा होगा कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी वहां ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहती है तो नीतीश उसके लिए रास्ता खाली कर देंगे और खुद उसके बदले में किसी राज्य की गवर्नरशिप को ले सकता है, और 2027 में वो उपराष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ऐसा कर सकती है। नरेंद्र मोदी की ये आदत है कि वो जितना अपने में एडजस्ट करने में यकीन रखते हैं,
तो वो दूसरी पार्टी को ये एहसास कराना चाहते हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं को कि भाई आपकी अपनी पार्टी में इज्जत नहीं है जो इज्जत आपको यहाँ मिल सकती है। यही पॉलिसी अपनाकर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्हों की वो तारीफ करते हैं और अपनी पार्टी में उनके लिए दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात है। हेमंत बिस्व शर्मा जिस शिद्दत के साथ आज कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी को गलियाते हैं, वो हिम्मत उन्हें वहीं से मिली है कि बीजेपी ने उन्हें पिक किया और उनके जो चाहता थे भाई कभी बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया अमित शाह से कि क्या हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं थे, तो इस जवाब अमित शाह ने नहीं दिया। ये कहा मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता हूं। तो बीजेपी भी ये कर सकती है कि नीतीश कुमार को साधने के लिए वो उन्हें कोई भी पद दे सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी सब गौड़ हैं। तो वहां एक नीतीश कुमार भी गौड़ हो जाएंगे जिनके फेस तो होगा लेकिन मुंह में जुबान नहीं होगी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होगी, तो उस पोजीशन में वो वहां रह सकते हैं। तो बीजेपी अपना मकसद साधने के लिए कुछ भी कर सकती है। अशोक जी, वही सवाल आपसे कि नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं यूज एंड थ्रो का मामला है, तो ये तो नीतीश कुमार के लिए भी है, लेकिन क्या नीतीश कुमार, चूंकि ये एक थ्योरी ये थी कि 25 तक उनको तेजस्वी के लिए रास्ता साफ करना था, उन्हें लग रहा था उसके बाद पार्टी का कोई वजूद रहेगा नहीं, हमारी हैसियत भी खत्म, तो चलो जलालत झेल लो, पलटू राम का एक बार और तमगा पहन लो, लेकिन कुछ यहाँ एडजस्टमेंट करके आगे तक का 2-4 साल और खींचो किसी ढंग से। देखिए, ये बात तो तय थी कि ये भले ही तेजस्वी के लिए रास्ता तय करना अलग था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री पद से उतारी जाए। तेजस्वी के पास अभी भी संयम था और जो संयम से तेजस्वी एक अच्छा एक मैच्योर्ड लीडर करके उभरे हैं। लेकिन मैं यूसुफ भाई थोड़ा सा इसमें जो आपने कहा इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हेमंता हो या गुलाम नबी हो, जिनका उदाहरण आपने दिया, ये किसी पार्टी के नेता थे, यहाँ ये पार्टी के मालिक है, जनता दल यूनाइटेड के पूरे मालिक है। इनको किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये अपने पार्टी से नाराज नहीं है, ये अपने पार्टी के किंग है, पार्टी इनके साथ है, मुख्यमंत्री है, आरजेडी कोई डिमांड नहीं रख रही है। इन्होंने पूरा मंत्रिमंडल में रिशफल किया, आरजेडी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सब लोग इनको मान रहे हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि वो जाना चाहते हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल? क्या उनके पास ऐसे एडवाइजर है जो बीजेपी में एक पैर रख के बैठे हुए हैं? वो लगातार उनको बोल रहे हैं कि आपको बीजेपी के साथ जाने से ही ज्यादा फायदा है। क्या जनता दल यूनाइटेड ये के लोगों ने ये बता दिया कि आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन बीजेपी का आपको होगा? विधानसभा में तो बीजेपी ने आपके 12 बजा दिए और लोकसभा में वोट ट्रांसफर हो गया तो आपके पास भी सीटें आ गई, उनके पास भी सीटें आ गई। विधानसभा में जब तक मुख्यमंत्री है तब तक उनका वजूद है, और यदि वो बीजेपी के साथ केंद्र में मंत्री बनते हैं तो उनकी औकात एक चपरासी से ज्यादा नहीं होगी। इसका सिंपल उदाहरण नारायण राणे है। नारायण राणे जो महाराष्ट्र का शेर हुआ करता था शिवसेना का, उसको बीजेपी में एक मंत्री बना के डंप कर दिया है। नारायण राणे की कोई औकात नहीं रहेगी और उनका काम सिर्फ यही है कि जाके उधर उद्धव ठाकरे को गाली देना। तो ये कल इनका काम यही रहेगा कि वहां जाके ऑफिस में बैठना और बिहार में आके लालू को गाली देना। क्या यही अपना उपयोग को करवाना चाहते हैं? और यदि यदि ये यही बरकरार रहते तो एक सम्मानजनक रूप से मुख्यमंत्री तो बने ही रहते, सम्मानजनक थे। और यदि कल इंडिया गठबंधन की सपोज सरकार बनती, मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल जा रहा हूं, तो ये बहुत बड़े कद के मंत्री बनते, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनते, ये डिसाइडिंग फैक्टर होते, ये देश के गृह मंत्री बन सकते थे, ये नंबर 2 पोजीशन पे रह सकते थे। ये इतने औकात नहीं। हाँ, बीच में सिर्फ ये बता दूं, जो खबरें देख रहे हैं आप, हाँ, सिर्फ अपडेट दे दूं, जैसे नीतीश कुमार की तेजस्वी से दूरियां तो अब सार्वजनिक तौर पर है, जिसका जिक्र किया कि कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी थे, तो दोनों के बीच दूरियां दिखी। और शाम को जब राजभवन में जब हाईटी था तब तेजस्वी गए नहीं, और जिसका जिक्र मैंने किया, तेजस्वी का नाम जिस कुर्सी पर था, नीतीश के बगल वाली कुर्सी पर डिप्टी सीएम के नाते, उस नाम के पर्चे को फाड़ कर और इस तरह से गोला बनाकर फेंक दिया अशोक चौधरी ने और बैठ गए। तो ये तो दिखा। लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बक्सर से तस्वीर आई अशोक, माफ करें संतोष जी आपके लिए भी,
बक्सर से तस्वीर आई है कि अश्वनी चौबे की मौजूदगी में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में पूजा की है नीतीश कुमार ने, और विकास कार्य के पहले चरण का उद्घाटन किया और विकास कार्यों के दूसरे चरण की नींव भी रखी। मतलब अश्वनी चौबे का परसों का बयान था कि नीतीश कुमार किसी सूरत में एनडीए में नहीं आएंगे, आप सर्ववादी है, परसों, हाँ परसों इस टाइम, और उसके बाद अभी अश्वनी चौबे के साथ नीतीश कुमार दिख गए, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। नीतीश कुमार भले उन्होंने बीजेपी के साथ साझा सरकार बनाने का कोई अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिया, या सामने जेडीयू के की तरफ से ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई, लेकिन सब कुछ तय हो गया। संतोष जी, ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में पहले जो मतलब कल के अखबार में जो पूरा विज्ञापन निकला था उसमें अश्विनी चौबे भी चीफ गेस्ट थे, तेजस्वी भी थे। वहां पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, ये जहां अभी बक्सर में गए हैं, फर्स्ट फेज का उद्घाटन और फिर शिलान्यास। लेकिन देखिए संकट क्या है, संकट यह है कि अभी भी जो आरजेडी नहीं बोल रही है कि ये नीतीश कुमार हम बाहर कैसे निकले। अब मीडिया को तो फेस करना है भाई, आप दीजिएगा ना कि हमको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित नहीं किया इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, या आप तो ये कह नहीं सकते कि राजद हमको सरकार चलाने में समस्याएं खड़ी कर रही थी। आपके पास कोई तर्क नहीं है, एक सप्ताह पहले आपने उस मंत्री का विभाग बदल दिया। कुछ भी दिखने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप, अच्छा नीतीश कुमार कुछ भी आप कह दीजिए, पलटू राम कहिए, जो भी नाम लोग दे रहे हैं, जब किसी का साथ छोड़ते हैं या किसी का दामन थामते हैं तो उसका एक लॉजिकली एक रीजन वो जरूर बताते हैं लोगों को, भाई ये इस वजह से हम छोड़ रहे हैं। संकट यही है कि अभी हमारे पास जो मैसेज आया है कि नीरज के पास, मीडिया वाले, जदयू के जितने प्रवक्ता या नेता के पास जा रहे हैं, उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में आप लोगों का जुदा जुदा हो गया रिश्ता। कह रहा कि नहीं, इस पर कुछ हम लोग नहीं बोले। मतलब कुछ न कुछ अभी भी बातचीत चल रही है भाई। और नीतीश अभी भी इस बात को लेकर जो हमको मैसेज आया है कि विधानसभा भंग हो, चाहे लालू बना ले या बना ले, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन विधानसभा हम डिसॉल्व करेंगे। हम जिस हैसियत में हैं वो हैसियत हमें नहीं चाहिए, हम बराबरी से फिर लड़ना चाहते हैं। और ताकि उसके पीछे उनका होगा कि जो 43 सीट पिछली बार जीते, बीजेपी ने चिराग पासवान को सब जगह फीड करके जिस ढंग से उनका कद छोटा किया, ये तो बीजेपी की रणनीति थी, नीतीश कुमार को हैसियत दिखाओ, 25 सीट नीचे लाओ, तो उसके बाद जीते। तो अब वो चाह रहे होंगे कि विधानसभा अगर 7 चुनाव हो गया अभी, तो हम किसी ढंग से हमारे नंबर कुछ बढ़े और फिर वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में आ पाए। सीधी सी बात यही है। और ये आप एक बात जान लीजिए कि नीतीश की चुप्पी है, अगर पार्टी टूट जाए, देखिए नीतीश कुमार को पता है कि पार्टी टूटने से हमारा वोट बैंक टूटने वाला नहीं है। माइनस नीतीश कुमार किसी के पास 200 वोट नहीं है। तुमको पार्टी तोड़ना है तो तोड़ दो, जाओ लालू यादव तुम सरकार बना दो, हम विधानसभा भंग करेंगे। इस पर नीतीश कुमार, अभी जस्ट उनके बहुत करीबी एक अधिकारी का मैसेज आ रहा था कि भाई हमने, भाई सरकार क्या दिक्कत क्या हो रही है, डिसॉल्व करिए चुनाव, हम दोनों चुनाव साथ हम लड़ना चाहते हैं। ये सीधे चल रही है। और जो भी संजय झा हो, ये देखिए एक बड़ी बात ये है कि पिछले बार अरुण जेटली थे वार्ता के बीच में, जो नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से आंख में आंख मिला के बात कर सकते थे। ये हैसियत न हरिवंश जी की है, ना ये हैसियत संजय झा की है, ना ये हैसियत अशोक चौधरी की है। तो ये जो बात, और ना ये हैसियत यहाँ से जो विनोद तावड़े जा रहे हैं उनकी है, किसी का नहीं है। बीजेपी से भी ये नहीं है कि वो हैसियत है कि वो जाकर कुछ बीच का रास्ता या मोदी जी को कुछ समझाएं, कोई फॉर्मूले। यहाँ तो जो दिया गया वो झोला लेके जाना है, वहां पहुंचाना है, और वहां से जो होगा झोला लेके यहाँ रखना है। जी, तो यही संकट है भाई। भरोसा किस पर? क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसा दोस्ती जिस पर दोनों को भरोसा नहीं है, तो उस भरोसे नहीं वजह की वजह ये सारी संकट सामने आ रहे हैं। इसलिए 1-2 दिन और स्थिति स्पष्ट होने में समय लगेगा, जो चीजें चल रही हैं। क्योंकि अब हम थोड़ी देर में नीतीश कुमार का कल का कार्यक्रम भी आ जाएगा कि कल वो कहाँ जा रहे हैं। तो राजद हमें लगता है कि वही वेट एंड वॉच कर रहा है कि राजद की तरफ से भी अभी विधायक दल की बैठक हो रही है, कोई इस तरीके का कुछ नहीं करेगा जिससे उसको मौका मिल जाए कि हम क्या करें। हम कहे थे कि हम जा रहे हैं, ये अपने खुद साथ छोड़ के चले गए हैं। चलिए एक एक सवाल फिर लेते हैं। अशोक जी, आपकी बात अधूरी रह गई, जो वही नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जैसे देख रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान एनआई पर दिख रहा है कि उन्होंने बात करनी शुरू की नेताओं से, इंडिया गठबंधन के नेताओं से, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा मुझे जेडीयू के इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की कोई जानकारी नहीं है, उनके मन में
क्या है ये स्पष्ट नहीं है। कल देहरादून जा रहा हूँ, फिर दिल्ली जाऊंगा, पूरी जानकारी लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। हमारा प्रयास सभी को एकजुट रखने का है। मैंने ममता बनर्जी, लालू यादव और सीताराम येचुरी से बात की, हम एकजुट हो जाए, हम अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन सफल होगा, ये उन्होंने कहा। इसी तरह का बयान अभी जयराम रमेश ने दिया। तो बयान तो अपनी जगह, लेकिन माने या ना माने, लेकिन जो मई जून जुलाई में जो टेम्पो बना हुआ था मुंबई की मीटिंग तक का, उस टेम्पो को बहुत बड़ा झटका तो लग गया ना अब चुनाव से 2.5 महीने पहले। अशोक जी, नहीं देखिए, बीजेपी ये झटका लगाएगी, ये बात तय है। लेकिन आप इनके बयान में, सभी के बयान में ये बात देख लीजिए, चाहे आरजेडी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो, कोई ये बात बोल नहीं रहा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के बाहर है, और नीतीश भी नहीं बोल रहे कि वो इंडिया गठबंधन के बाहर है। नीतीश जब तक इस सरकार से इस्तीफा देके बीजेपी के साथ जाते नहीं, तब तक ये एम्बिग्यूअस मामला बना हुआ है। ये सबके लिए गेसिंग पे छोड़ दिया है। आज क्यों इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष है, अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो क्यों बोलेंगे कि नीतीश नहीं है हमारे साथ? क्योंकि नीतीश ने तो इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ बोला ही नहीं अभी। वो जब तक एनडीए का पार्ट नहीं होती, तब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो सब वेट एंड वॉच पे है। हाँ, बिहार में झटका लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन बातचीत सब ठीक है। मैं ये तो बोल रहा हूं कि ममता ने बोला हम एकला चलेंगे, लेकिन ममता ने बोला मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। मतलब कुछ जगह पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, कुछ जगह एडजस्टमेंट होगा, वो हर जगह होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। तो कुल मिलाकर आज इसका भी हो गया, यूपी का भी आ गया, आप ही ने बताया अभी। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये इंडिया गठबंधन में से नीतीश जा रहे हैं। हाँ, एक बड़ा झटका है, ये नीतीश के लिए भी लॉस है, क्योंकि नीतीश इंडिया गठबंधन का सबसे बड़े फेस थे, सबसे साफ सुथरे फेस वही थे, सबसे बड़े फेस वही थे। और हो सकता है चुनाव के बाद कोई बड़े रोल में यदि आती है पार्टी, तो बड़े रोल में भी हो सकते थे, क्योंकि उसके बाद किसके पास कितनी सीटें आती है ये बहुत मायना रखता है, और कौन किसका साथ देता है उस समय। और इस पे यदि काम करने से उनका कद और बढ़ता देश में, वो कद बढ़ाने के बजाय ये जो फिर वही बिहार की वहां पे जो काम हो रहा है, इससे क्रेडिबिलिटी किसकी? दो बातें बड़ी क्लियर हो रही है कि बीजेपी परेशानी में है, उनको नीतीश चाहिए, परेशानी में है। चाहे नीतीश ने कितनी भी गालियां दे, हमने भी कितनी गालियां दे, लेकिन फिर गले लगने को तैयार है। ये बीजेपी की डिस्परेशन दिखाती है। और नीतीश का अविश्वास है सभियों पे। नीतीश के साथ क्रेडिबिलिटी का सवाल सबको है, लेकिन उनको लगा कि चलो वापस आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संतोष जी जो पटना में बैठे हैं, बगल में लगता है कुछ पिज्जा और बर्गर कुछ आ गया है, और बीच बीच में झुक के फ्रेम से आउट होके खा के फिर आ जाते, अब मुंह बंद करके अंदर अंदर चलाते हैं संतोष जी। गलत बात है, क्या खा रहे हैं? जरा दर्शकों को हमें भी दिखा दीजिए, आप बगल में खा रहे हैं। संतोष जी का भी, संतोष जी की भी स्थिति, संतोष जी आप भी ऐसा मत करिए नीतीश जैसा, खा भी रहे और पता भी नहीं पड़ रहा और पूरा पैनल गेसिंग में है कि बर्गर खा रहे हैं कि पिज्जा खा रहे हैं। मछली खा रहा है सर, मछली खा रहा है। देखिए अरे भाई साहब, बताओ आप, ये इन पैनल में बैठने वाले तीनों लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों को मछली से परहेज नहीं है। ऐसे छुप के खाएंगे तो पीस के साथ वो कांटा चला गया तो बड़ी दिक्कत होगी। आजकल कांटा कहीं भी फंसता है। दरभंगा वाला सर अपने इलाके का आदमी तो मछली अंधेरा में खा लेता है ना सर, अभी तो उजाला है। हाँ देखिए, चलिए बात हो गई दरभंगा। हाँ नहीं तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये सारा गेसिंग का मामला है। आज भी हम चारों में से किसी को पता नहीं कि सरकार जा रही कि नहीं जा रही। क्या एनडीए ने कॉल दे दिया है? क्या बीजेपी की तरफ से क्लियर सिग्नल आ रहा है कि नीतीश जी आएंगे तो हम सरकार बनाएंगे? ये कोई, वहां पे भी अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे, हम देख रहे हैं। कोई कभी कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, कभी कहते कि है। बीजेपी हमेशा गेसिंग में रखती है, दोनों तरफ से ढोल बजाती है। तो यहाँ सभी ढोल बजा रहे हैं, नीतीश भी ढोल बजा रहे हैं, सिर्फ आरजेडी चुपचाप बैठी है, वो इंतजार कर रही है सरकार गिरने का। उनके पास तब ऑप्शन खुलते हैं जब सरकार गिरेगी। जब तक सरकार नहीं गिरती तब तक किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूसुफ, क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या आरजेडी के पास अब ऑप्शन है?
देखिए मेरे हिसाब से तो आरजेडी के पास का नाम लिए बगैर तेजस्वी की ये चेतावनी कि हम दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे और आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, ये कहना, और विकल्प क्या है इस कहने के पीछे? ये चेतावनी है, पोस्टरिंग है, या वाकई कुछ आरजेडी के पास विकल्प दिखता है इस स्थिति में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरजेडी के पास कोई विकल्प है कि वो नीतीश के जाने के बाद अपनी सरकार बना ले, और ना आरजेडी ऐसी कोशिश करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी ऐसी कोशिश भी करेगी। तेजस्वी के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो संघर्ष करके, जमीन पे संघर्ष करके, जिस तरह पिछली बार नीतीश और बीजेपी के गठबंधन के बावजूद वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, वो अगले विधानसभा चुनाव तक इंतजार करें और पूर्ण बहुमत लाने की कोशिश करें। ये आरजेडी के पास सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरी बात, अजीत भाई, हम लोग इतने दिन से राजनीति को कवर कर रहे हैं, बीजेपी के साथ किसी भी तरह के तालमेल से लालू यादव ने हमेशा परहेज किया है, और वो अकेले नेता है समाजवादियों के बीच में जिन्होंने बीजेपी से हमेशा लोहा लिया, आमने सामने की टक्कर में किया। बाकी नीतीश कुमार तो 1996 से बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह भी बीजेपी के साथ आड़ा तिरछा करके तालमेल करते रहे। कल्याण सिंह जब बीजेपी से निकाले गए तो मुलायम सिंह ने उन्हें शरण दी। साक्षी महाराज जो जिसका जो करेक्टर था, वो मुलायम सिंह ने उन्हें शरण दी। तो मुलायम सिंह का बीजेपी के साथ एक लुका छिपी का खेल चलता रहा, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव हमेशा बीजेपी के साथ के खिलाफ खड़े रहे और कांग्रेस के नेचुरल एलाइज बनकर वो उभरे। 1998 में जब उनकी सरकार बर्खास्त की गई थी राबड़ी देवी की, और कांग्रेस ने सरकार को बचाया था, तब से लालू यादव ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी, इनके सामने संघर्ष का रास्ता है, बजाय तोड़फोड़ करके तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना के अपनी इस संघर्ष वाली जो उन्होंने की एक इमेज बनी है, लड़ाके वाली, फाइटर वाली, उस इमेज को वो क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगे। ये जो बयान उनका आया कि साहब हम आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, हो सकता है उन्होंने इस कहा को कोई नीतीश कुमार के साथ कोई कहीं गुंजाइश वो रखना चाहते हो कि भाई हम उन्हें मना लेंगे, राजी कर लेंगे, तो उस तरह की कोई बात हो सकती है। बहरहाल तोड़ फोड़ की मुझे कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, क्योंकि 45 से जेडीयू की 45 सीटों में से 30 सीटें बहुत मतलब असंभव जैसी बात है, और उसका कोई विधायक टूट कर भी आएंगे उसका कोई रीजन नजर नहीं आता, क्योंकि सत्ता में तो वो है, आज भी है, और बीजेपी के साथ हो जाएंगे तो कल भी सत्ता में रहेंगे। तो सत्ता जो एंजॉय कर रहे हैं उनमें से तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, टूटना मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी के सामने, तेजस्वी के सामने संघर्ष का रास्ता है। बहुत शुक्रिया। और हम लोगों ने रोक दिया, नजर लगा दी संतोष जी के खाने पर, तो जुबान भी बंद हो गई, थाली भी किनारे कर दिया और जल्दी से निकल लिया। तो संतोष जी आप खाइए और ध्यान रखिए, मछली खाते समय कांटा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कांटा, और आपका बड़ी मछली खा रहे हैं तो उसमें कांटे भी बड़े होते हैं। और अशोक जी की दृष्टि आपकी तरफ खास तौर से है, और उन्होंने कह दिया हमें मछली से परहेज नहीं है। तो मौका भी है सर, अभी मौका भी है, इसी बात आ जाइए। चलिए, तो हम आ भी रहे हैं पटना, आपको बता दें, हम आ भी रहे हैं, और मछली भी खाया जाएगा और राजनीतिक समीकरण भी समझेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों को बता दें कि लगातार ये हलचल जो भी होती रहेगी उस पर हमारी नजर रहेगी, और ऐसे ही हम चर्चा, बातचीत और जो भी उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते रहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। यूसुफ जी इतने लंबे वक्त तक रहे, आपका शुक्रिया, नमस्कार। अशोक जी आपको नमस्कार, और संतोष जी मछली की शुभकामनाएं, नमस्कार।